हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है मुद्रा, बचत एवं साख। आज के इस वीडियो में हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर के बारे में जानेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने वस्तुनिष्ठ और लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर के बारे में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब हम लोग चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर की ओर। पहला प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों पर प्रकाश डालें। हमने पिछले प्रश्न में देखा था इस चीज़ को कि वस्तु विनिमय में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है। तो आइए अब एक एक करके हम उन कठिनाइयों को देखते हैं कि कौन कौन सी कठिनाइयाँ वस्तु विनिमय में होती है। सबसे पहला कठिनाई क्या होता है कि यहाँ हम देखते हैं, सबसे पहला है कि आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। यानी जो हमको ज़रूरत है वो किसी दूसरे व्यक्ति के पास मौजूद है कि नहीं है, या वो उसकी जो ज़रूरत है वो हमारे पास है कि नहीं। जैसे वस्तु विनिमय तभी संभव हो सकता है जब दो विनिमय वाले व्यक्तियों के पास ऐसी वस्तुएं हों जिनकी उन दोनों की आवश्यकता हो। यदि किसान को कपड़े की आवश्यकता हो तो जुलाई को भी अनाज की आवश्यकता होनी चाहिए। यानी अगर जुलाहा है उसको अनाज चाहिए तभी जो है वो कपड़ा बेचेगा, और उसी तरह से किसान जो है उसको कपड़ा चाहिए तभी वो अनाज उसको देगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि दोनों व्यक्ति को ज़रूरत की चीज़ें एक दूसरे के पास होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, दोनों के पास उनके बीच जो है आवश्यक नहीं होता है, तो विनिमय नहीं होता है, यानी लेन देन नहीं होता है। चलते हैं, दूसरा है कठिनाई, मूल्य के सामान्य मापक का अभाव। यानी एक बराबर, हर जगह जो है एक बराबर मापक होना चाहिए। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की दूसरी सबसे बड़ी कठिनाई मूल्य के मापने से संबंधित है। कोई ऐसा सर्वमान्य मापक नहीं था जिसकी सहायता से सभी प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को ठीक प्रकार से मापा जा सके। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि एक सेर चावल के बदले कितना घी दिया जाए, ये मापने का कोई तरीका नहीं था। अंदाज से लोग दे सकते थे, तो हो सकता है कि कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। उसी तरह एक गाय के बदले कितनी बकरियां दी जाए, अब बकरियां दी जाए तो छोटी भी बकरी हो सकती है, बड़ी भी बकरी हो सकती है। तो मूल्य के मापक का जो था अभाव था। तीसरा है मूल्य संचय का अभाव। यानी वस्तु विनिमय प्रणाली में लोगों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं के संचय की सुविधा नहीं थी। यानी जो वस्तु उत्पादित हुई उसको ज़्यादा देर तक हम रख सके, ये संभव नहीं था। बहुत सी ऐसी वस्तुओं का उत्पादन होता था जो शीघ्र नष्ट हो जाती थी। ऐसी शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं जैसे मछली, फल, सब्जी इत्यादि का लंबी अवधि तक संचय करना कठिन था। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है मछली मारता है और उसको लेकर के जाता है किसी दूसरे व्यक्ति के पास ताकि वो उसे दे दे और उससे वो जो है अनाज ले ले। तो एक किसान जो है वो बैठा हुआ है, लेकिन किसान जो है उसको मछली नहीं चाहिए, उसको चाहिए कपड़ा। तो ऐसी स्थिति में किसान जो है उसके पास तो अनाज है, तो हो सकता है कि वो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन तक रख सकता है, लेकिन मछली को तो नहीं रख सकता। तो ऐसी स्थिति में वस्तु जो होती थी उसको ज़्यादा समय तक रखने में बहुत सारी परेशानियां होती थी, और कई कबार होता ये था कि वो जो वस्तु होती थी वो नष्ट हो जाती थी। तो चलते हैं, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट क्या होता है? अगला पॉइंट है सह विभाजन का अभाव। यानी कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता। यदि उनका विभाजन कर दिया जाए तो उनकी उपयोगिता नष्ट हो जाती है। और वस्तु विनिमय प्रणाली में यह कठिनाई उस समय होती थी जब गाय के बदले 3-4 वस्तुएं लेनी होती थी, और ये वस्तुएं अलग अलग व्यक्तियों के पास होती थी। इस स्थिति में गाय को 3-4 टुकड़े तो नहीं किए जा सकते। मान लीजिए कि मेरे पास गाय है और उसके बदले मैं चाहता हूँ कि वो जो है एक चावल दे दे, फिर हमको कपड़ा मिल जाए और फिर हमको घी मिल जाए। तो ये 3 जो चीज़ें हैं वो 3 व्यक्ति के पास है। तो अगर इन तीनों सामानों का जो मूल्य है एक गाय के बराबर है, तो क्या इन तीनों आदमी को गाय को 3 हिस्से करके दिया जाएगा? नहीं दिया जा सकता। तो ये बहुत बड़ी एक परेशानी होती थी वस्तु विनिमय में। नेक्स्ट है भविष्य में भुगतान की कठिनाई, यानी उधार। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में उधार लेने और देने में भी कठिनाई थी। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को 2 वर्षों के लिए गाय उधार देता है, और इस अवधि में बीतने पर वह गाय लौटा देता है, लेकिन इन 2 वर्षों के अंदर उधार लेने वाला व्यक्ति गाय का दूध पिया, उसके गोबर और जलावन का उपयोग किया। इस प्रणाली में उधार देने वाले को घाटा होता है। नेक्स्ट है मूल्य हस्तांतरण की समस्या। यानी जो वस्तु है या मूल्य जो है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में कठिनाई।
वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य के हस्तांतरण में कठिनाई होती थी। कठिनाई उस समय और अधिक बढ़ जाती थी जब कोई व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान बसना चाहता था। ऐसी स्थिति में उसे अपनी संपत्ति छोड़कर जाना पड़ता, क्योंकि उसे बेचना कठिन था। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है, उसके पास 4 गायें हैं, लेकिन वो चाहता है कि वो इस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पे चले जाए। तो वो क्या कर सकता है, इन 4 गायों को लेकर के जाएगा। तो गाय को ले जाने में भी बहुत सारी परेशानी थी, वो नहीं कर सकता था। इसी तरह से अन्य सारे अनाज हो गए, उसके घर के जो अन्य वस्तुएं हैं, उन सबको ले जाना क्या होता था, बहुत कठिन होता था। लेकिन अगर अभी की बात करी जाए तो हम जो है उसको एक चेक के माध्यम से या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से या कैश के माध्यम से जो है आसानी से अपना जो चीज़ चाहे बेच करके आसानी से जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या थी वस्तु विनिमय प्रणाली में, जिसको मुद्रा के द्वारा जो है सुलझा दिया गया। अब हम लोग चलते हैं मुद्रा के क्या कार्य हैं, इन पर प्रकाश डालें। यानी अभी हम लोगों ने देखा कि मुद्रा से बहुत सारे फायदे हैं, तो अब चलते हैं इन चीज़ों को देखते हैं कि इसके क्या फायदे हैं। तो विनिमय का माध्यम, यानी मुद्रा जो है विनिमय का एक माध्यम है जिसके द्वारा क्रय तथा विक्रय दोनों जो है आसानी से किया जा सकता है। यानी हम किसी चीज़ को खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। बेचना है तो पैसे लेंगे, सामान देंगे, और खरीदना है तो पैसे देंगे और सामान ले लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कार्य है। दूसरा है मूल्य का मापक। मुद्रा मूल्य का मापक है। मुद्रा के द्वारा वस्तुओं का मूल्यांकन करना सरल हो गया। वस्तु विनिमय प्रणाली में एक कठिनाई यह थी कि वस्तुओं का सही तौर पर मूल्यांकन नहीं हो पाता था। मुद्रा ने इस कठिनाई को दूर कर दिया। किसी वस्तु का कितना मूल्य होगा, मुद्रा द्वारा यह पता लगाना सरल हो गया। जैसे मैंने बताया कि उस समय बहुत दिक्कत होती थी कि किस वस्तु को कितना दाम दिया जाए, लेकिन पैसे के हो जाने की वजह से हर चीज़ का जो है मापक हो गया कि गाय के लिए कितने पैसे होंगे, घी के लिए कितने पैसे होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी जो है परेशानी दूर हो गई मुद्रा के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट है विलंबित भुगतान का मानक। जैसे हमने बताया गाय वाली कहानी देखी कि गाय दिया उधार पे तो फिर नुकसान हो गया। तो आधुनिक युग में बहुत से आर्थिक कार्य उधार पर होते हैं और उनका भुगतान बाद में किया जाता है। यानी अभी हम जो है बोल देते हैं कि आप जैसे जाते हैं और किसी को कह देते हैं कि आप हमारे लिए जो है एक बहुत बढ़िया पलंग बना दीजिए, तो वो हमारे क्रेडिट पर जो है वो पलंग बनाता है, और फिर जब हम उसे पलंग लाते हैं या पलंग लाने के कुछ दिनों के बाद भी हम उसे भुगतान करते हैं। तो मुद्रा जो है उसमें विलंबित भुगतान करना सरल हो गया। इसके कारण ऋण के भुगतान करने में काफ़ी सुविधा हो गई। यानी हम कर्ज लेते थे या ऋण लेते थे तो उसे आसानी से भुगतान कर सकते हैं। नेक्स्ट है मूल्य का संचयन। जैसे मैंने बताया कि वस्तु का तो संचयन नहीं किया जा सकता क्योंकि सड़ जाएगा, लेकिन हम मूल्य का संचयन कर सकते हैं। तो मनुष्य भविष्य के लिए कुछ बचाना चाहता है। मुद्रा में यह गुण और विशेषता है कि इसे संचित या जमा करके रखा जा सकता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में संचय करके रखने की कठिनाई थी क्योंकि वस्तुओं के सड़ या नष्ट हो जाने या गल जाने का डर बना रहता था। तो पैसे को हम आसानी से सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट है क्रय शक्ति का हस्तांतरण। मुद्रा द्वारा कोई भी व्यक्ति किसी एक स्थान पर अपनी संपत्ति बेचकर दूसरे स्थान पर नई संपत्ति खरीद सकता है। इसके अलावा मुद्रा के ही रूप में धन का लेन देन होता है। तो मुद्रा के माध्यम से क्रय शक्ति को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति जिसके पास 4 गाय है तो उसको वो बेच करके जाने में उसे बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन मुद्रा के हो जाने की वजह से जो है अब वो पैसा ले लेगा और किसी न किसी को वो गाय दे करके चला जाएगा। तो ये एक तरह से कहा जाए कि संपत्ति का हस्तांतरण जो है आसान हो गया मुद्रा के द्वारा। नेक्स्ट है साख का आधार। वर्तमान समय में मुद्रा साख के आधार पर कार्य करती है। मुद्रा के कारण ही साख पत्रों का बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है। बिना मुद्रा के साख पत्र जैसे चेक, ड्राफ्ट, हुंडी आदि प्रचलन में नहीं रह सकते। इस तरह मुद्रा साख के आधार पर कार्य करती है। यानी जो चेक होते हैं या ड्राफ्ट होते हैं या हुंडी जो होते हैं वो भरोसे पे चलते हैं, और ये भरोसा जो है पैसे के माध्यम से ही होता है। तो एक तरह से कहा जाए कि ये साख का एक आधार है जिस पे साख जो है टिकी हुई है। नेक्स्ट है मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें। यानी मुद्रा जो है हमारे अर्थव्यवस्था के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में मुद्रा का काफ़ी महत्व है। यदि मुद्रा को वर्तमान समाज से हटा दिया जाए तो हमारी सारी आर्थिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। यानी एक इमेजिन करिए कि अब तो थोड़ी डिजिटल जो है पेमेंट चल रहा है, लेकिन आप अंदाज़ा करें कि अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो आप किस तरह से अपना जीवन गुजार सकते हैं। तो ये होगा ये कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरह से खराब हो जाएगी। यदि मुद्रा ना होती तो विश्व के विभिन्न देशों में इतनी आर्थिक प्रगति कभी भी संभव नहीं होती, चाहे पूंजीवादी हो, चाहे समाजवादी हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था हो।
सभी में मुद्रा विकास अधिक विकास के मार्ग में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यानी कोई भी देश हो वहाँ मुद्रा जो है उसके विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसके लिए प्रोफेसर जो है अर्थशास्त्री जो हैं, एक जिनका नाम है ट्रिस्कॉट, कहते हैं कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त स्रोत तो अवश्य है। यानी हम उसे हृदय नहीं मान सकते तो खून का एक जरिया है जिसके द्वारा जो है हृदय जिंदा है या चल रहा है। उसी तरह से आज का आर्थिक जगत मुद्रा के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। इसलिए प्रोफेसर मार्शल इन्होंने कहा कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। यानी मुद्रा वह धुरी है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था जो है चक्कर काटती है और अर्थव्यवस्था चलती है। मुद्रा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए क्राउथर ने कहा कि ज्ञान की प्रत्येक शाखा की अपनी अपनी मूल खोज होती है। जैसे यंत्र शास्त्र में चक्र, विज्ञान में अग्नि, राजनीति में वोट, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के आर्थिक एवं व्यवसायिक जीवन में मुद्रा स्वाभाविक है। जैसे राजनीति में वोट का बहुत ज़्यादा महत्व है, जिसको वोट मिला वो समझो कि कुर्सी उसकी पक्की। उसी तरह से मुद्रा जब तक नहीं है तब तक हम आर्थिक और व्यवसायिक जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से ये स्पष्ट होता है कि आधुनिक जीवन प्रत्येक दिशा में मुद्रा को प्रभावित करता है। अब हम लोग देखते हैं मुद्रा के विकास पर प्रकाश डालें। उत्तर लिखेंगे मुद्रा के क्रमिक विकास को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत रखते हैं। यानी कैसे कैसे हुआ इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले वस्तु विनिमय। इनमें वस्तु का वस्तु से लेन देन होता था, यानी एक वस्तु लीजिए और दूसरा वस्तु दीजिए। उसके बाद शुरू हुआ मुद्रा का। ठीक है, प्रारंभिक काल में किसी वस्तु को मुद्रा के कार्य में संपन्न करने के लिए चुना गया था। शिकारी युग में खाल, यानी जब शिकार थे तो उस समय खाल थे, चमड़ा थे। या पशु युग में, पशुपालन युग में जो है पशु रह गया, पशु के द्वारा लेन देन होता था। कृषि युग में अनाज हो गया, उसके द्वारा लेन देन संपन्न किया जाता था। यानी वस्तु मुद्रा के रूप में इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट उसके बाद आया धात्विक मुद्रा। इसमें धातु के द्वारा जो है वो उपयोग किया जाता था, जिनमें पीतल या तांबा की धातुएं होती थी और इनके द्वारा जो है लेन देन किया जाता था और इसलिए इसे धात्विक मुद्रा कहा गया। उसके बाद का समय आया वो आया सिक्कों का। धातु मुद्रा के प्रयोग में धीरे धीरे कठिनाइयाँ आने लगी। जैसे घिस जाता था, है ना, उसको भारी होता था तो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में कठिनाई होती थी। तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सिक्का का प्रयोग किया जाने लगा। सोने चांदी आदि से बना वह वस्तु जो देश की सार्वभौम सरकार की मुहर से संचालित होती है उसे सिक्का कहा जाता था। तो अब जो सिक्के बनने लगे वो सोने चांदी के बनने लगे और उस पर मुहर लग जाती थी, तो उसकी नकल करना जो था वो ख़त्म हो गया। तो ये एक तरह से कहा जाए कि धातु से जो दोष थे वो ख़त्म हो गया सिक्कों में आकर के। अब हम लोग चलते हैं पत्र मुद्रा। सिक्का मुद्रा में भी बहुत सारे दोष थे। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में कठिनाई होती थी, तो इस तरह से पत्र मुद्रा का प्रचलन हुआ। जैसे चेक हुआ, ड्राफ्ट हुआ, इस तरह से। नेक्स्ट अब हम चलते हैं शाख मुद्रा। आर्थिक विकास के साथ साथ शाख मुद्रा का भी उपयोग होने लगा। आधुनिक समय में चेक, हुंडी आदि विभिन्न प्रकार की शाख मुद्रा का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिक मुद्रा। आजकल प्लास्टिक मुद्रा का प्रचलन जोरों पर है। जैसे एटीएम सा डेबिट कार्ड जिसको हम लोग बोलते हैं। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड जो है ये प्लास्टिक मुद्रा के रूप में बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट है शाख पत्र। क्या है? प्रमुख शाख पत्रों पर प्रकाश डालें। यानी भरोसे वाले जो पत्र हैं वो क्या है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। शाख पत्र से हमारा मतलब उन साधनों से जिनका उपयोग शाख मुद्रा के रूप में किया जाता है। शाख पत्र के आधार पर शाख या ऋण आदान प्रदान होता है। चलते हैं हम लोग देखते हैं कितने प्रकार के शाख होते हैं, जिनमें सबसे पहला है चेक। चेक सबसे अधिक प्रचलित शाख पत्र है। चेक एक प्रकार का लिखित आदेश है जो बैंक में रुपये जमा करने वाला अपने बैंक को देता है और उससे लिखित रकम उसके लिखित व्यक्ति को दे दी जाती है। जैसे मान लीजिए कि ये चेक हो गया, तो इसमें जो है एक जगह पैसे भर दिए जाते हैं और किसको देना है उसका नाम यहाँ लिख दिया जाता है और जो व्यक्ति देता है उसका यहाँ अकाउंट नंबर होता है, उसका नाम होता है और वो अपना हस्ताक्षर कर देता है और बैंक ये समझ जाता है कि इस व्यक्ति के खाते से काट करके इस व्यक्ति को इतने पैसे दे देना है। तो चेक इस तरह से काम करता है। नेक्स्ट है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट वो पत्र है जो किसी एक बैंक अपनी किसी शाखा या अन्य किसी बैंक को आदेश देता है कि उस पत्र में लिखी हुई रकम उसमें अंकित व्यक्ति को दे दी जाए। यानी ये भी एक तरह से कहा जाए कि चेक की तरह ही होता है, लेकिन उसमें एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे जो है ट्रांसफ़र होते हैं। तो एक बैंक जो है अपने किसी अन्य शाखा में या किसी दूसरे बैंक को आदेश देता है कि इस पर जितनी राशि अंकित है उसको जो है वो अपने बैंक में समाहित कर ले या जमा कर ले। नेक्स्ट है यात्री चेक। यात्रियों की सुविधा के लिए यात्री चेक बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं। कोई भी यात्री बैंक में निश्चित रकम जमा कर देने पर
यात्री बैंक की किसी भी शाखा में यात्री चेक प्रस्तुत कर मुद्रा प्राप्त कर सकता है। इस चेक पर यात्री का हस्ताक्षर के नमूने भी अंकित रहते हैं, जिसके चलते कोई दूसरा व्यक्ति रुपया प्राप्त नहीं कर सकता। यानी एक तरह से कहा जाए कि आप जाएं बैंक में और एक निश्चित पैसे दे दें, उसके बदले बैंक जो है आपको एक यात्री चेक दे देगा जिस पर सब कुछ ऑलरेडी रहता है। आप उस पत्र को ले जाएं किसी भी बैंक में और जा कर के उस पर अंकित जो पैसे हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट है प्रतिज्ञा पत्र। यह भी एक प्रकार का साख पत्र होता है। इस पत्र में ऋण की मांग या एक निश्चित अवधि के बाद उसमें अंकित रकम ब्याज सहित देने का वादा किया जाता है। यानी आप जो है प्रतिज्ञा करते हैं, कसम खाते हैं, शपथ लेते हैं कि हम इतने रुपये ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए 1000 रुपये ले रहे हैं और इसको 2 सालों के बाद जो है इस पर हम जो 2% या 4% जो है ब्याज दे करके लौटा देंगे। तो ये हो गया प्रतिज्ञा पत्र। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, सीखते रहें, देखते रहें। धन्यवाद।